चलो तो देखो भाई, कल हमने जो पढ़ लिया था उसका अब एक छोटा सा क्विक रिवीजन। कल क्या क्या पढ़ लिया था? कल कुछ तो न्यूमेरिकल किए थे, है ना? और फिर हमने एक रिलेशन ड्राइव कर लिया था, E इज इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dx। इसको क्या बोला गया था? पोटेंशियल ग्रेडियंट। या इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक। दूसरा, यहीं से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट लिखी थी और वो थी वोल्ट पर मीटर। ये था। कुछ न्यूमेरिकल हुए थे, तो न्यूमेरिकल का तो क्या ही क्विक रिवीजन करोगे। ये फॉर्मूला हमने एक ड्राइव किया था और ये फॉर्मूला मैंने आपको इंपोर्टेंट भी बताया था, पढ़ के रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं इसी फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स की, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चलो। ये देखो, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दो प्लेट हैं, ठीक है, टू प्लेट्स हैं जो कितनी डिस्टेंस पर रखी हुई है? 5 सेंटीमीटर, और उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्लियर है? करें बात? तो देखो, पहले इसको डायग्राम से समझ लो। मान के चलो ये दो प्लेट्स हैं, इनके बीच का सेपरेशन क्या है? 5 सेंटीमीटर, और इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट। ठीक है, एक पॉजिटिव नेगेटिव कोई सा भी ले लो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो गया। फाइंड आउट क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई आपको फाइंड आउट करना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ई आपको फाइंड आउट करना है। गिवन क्या क्या है आपको? गिवन है डिस्प्लेसमेंट, मतलब सेपरेशन, और वहां डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या माना था? dx। तो आपको क्या गिवन है? dx। क्या गिवन है? dx। कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। क्लियर है? अच्छा, फिर आपको क्या गिवन है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको डी भी बोल सकते हैं, और ये कितना है? 10 वोल्ट। ई आपको फाइंड आउट करना है। कोई रिलेशन है क्या? क्या है? ई इज इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dx। यहां हम नेगेटिव नहीं लेंगे, सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो इसका मोड तो ये क्या बन जाएगा? मोड से बाहर आएगा तो dv अपॉन dx। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो देखो मैग्नीट्यूड कितना होगा। E इज इक्वल्स टू dv है 10 वोल्ट और dx है 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इससे ये 2, तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻²। ये 10⁻⁻² न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये होगा 2 इंटू 10⁻², और इसकी यूनिट लिखोगे आप वोल्ट पर मीटर, या आप चाहो तो न्यूटन पर कूलाम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट कर लो, आगे की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जिसमें आपको एक चार्ज दिया हुआ है 2 नैनो कूलम।
कितना दिया हुआ है 2 नैनो कूलम, और वो चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है 2 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन का, कहा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, हमको क्या करना है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं जो मेरे को किसी बच्चे ने पूछा था। उसने बोला था सर हम इस चीज में कंफ्यूज्ड हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ही ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास बहुत से फॉर्मूले हैं, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये समझ में नहीं आता। एक बच्चे ने पूछा था, वैसे तो मोस्टली बच्चे ये जानते हैं कि कब कौन सा यूज करना है, फिर भी एक बार बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहला फॉर्मूला आपके सामने अब तक क्या आया होगा, F/Q0। दूसरा फॉर्मूला आया होगा E = 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला देखिए, ड्यू टू डायपोल की बात नहीं कर रहा मैं, चार्ज, या आप चाहो तो इलेक्ट्रिक डायपोल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लो डायपोल वाला भी ले लो। E = 1/4πε0 2p/r3। E = 1/4πε0 p/r3। E = -dv/dx। इतने फॉर्मूले हैं E के आपके पास। न्यूमेरिकल के टाइम पे कब कौन सा अप्लाई करना है ये आपको समझ में नहीं आता। फॉर्मूले सब इलेक्ट्रिक फील्ड के ही हैं। अगर कोई किसी का कोई मकान है, समझना ध्यान से, अगर किसी का कोई मकान है और उस मकान के पहुंच के रास्ते अलग अलग हैं, तो कोई कह रहा है कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा, कोई कह रहा है मैं उस रास्ते से जाऊंगा। एक कह रहा है कि मैं जिस रास्ते से जाता हूँ वहां से 6 किलोमीटर है, एक कह रहा है 9 किलोमीटर है। ठीक है, एक कह रहा है 15 किलोमीटर है। तो सब सही तो सभी है ना, गलत तो कोई है नहीं। फर्क ये है कि आपको सुविधा किस फॉर्मूले से मिल रही है। इस सीधी सी बात ये है, सोचने वाली बात ये है कि हम हमारे फॉर्मूले में जितनी भी अननोन क्वांटिटी होती हैं उसमें से कोशिश करते हैं कि कितनी हमको ज्यादा से ज्यादा हमको मिल जाए, या तो गिवन हो क्वेश्चन में या फाइंड आउट कर सकें, तब तो हमारे लिए सुविधाजनक रहेगा। अगर हमारे एक फॉर्मूले में 4 क्वांटिटीज हैं, ठीक है, और हमको 3 गिवन हो तो 4th बड़े आराम से निकलेगी, या 2 ही गिवन है तो एक कहीं ना कहीं से निकाल के लेके आ सकता है कि कोई ऐसा डाटा दिया हो जो हमें कोई दूसरा कहीं ना कहीं से मिल जाए, है ना। तो वहां दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आपको फोर्स दे दिया और टेस्ट चार्ज दे दिया क्वेश्चन में, तो ई ये लगेगा कि नहीं लगेगा, समझ रहे हो। और ऐसे ही चार्ज दे दिया और डिस्टेंस दे दी, तब ये लगेगा। चीज एक ही है, फर्क है, आपको फोर्स नहीं दिया, आपको दे दिया चार्ज। अब करोगे तो आप वही ना, अगर चार्ज 2 दे दिए तो पहले फोर्स निकाल लोगे, फोर्स की वैल्यू पुट करके ही तो ये आया था, फोर्स की वैल्यू पुट करने के बाद ही तो ये आया था भैया, याद करो ये वाला आया था कि नहीं। तो वो प्रोसेस पूरा करने से अच्छा है आपने पहले ही एक फॉर्मूला डिराइव करके रख लिया है चार्ज और डिस्टेंस की फॉर्म में, तो डायरेक्ट ये लगाएंगे, आए सब वहीं से हैं। फिर ये डायपोल के लिए आ गए दोनों, तो इनको तो पहचानने में कोई दिक्कत ही नहीं आती है क्योंकि ये तो डायरेक्शन दे दी जाती है आपको, ठीक है। और ये आ गया E = -dv/dx। अब ये पोटेंशियल की फॉर्म में आ गया, अगर पोटेंशियल दिया हो और कुछ डिस्टेंस दी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगा दो, फॉर्मूले तो सब वही है नहीं।
ये फॉर्मूला भी कहां से आया है, नहीं पता आपको कहां से आया है? अगर इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला भी यहीं से आया है। कैसे बताऊं? देखो, dx का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर दो, dx का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर दो, इसी में फॉर्मूला यही है। ये भी बस पहचानने की आवश्यकता पड़ती है। अलग अलग क्वांटिटी की फॉर्म में आपकी सुविधा के लिए अलग अलग फॉर्मूले बना के दे दिए गए हैं। अगर आपको पोटेंशियल दिया हो और मैंने आपको ये फॉर्मूले नहीं पढ़ाए हो तो आप क्या करोगे? पोटेंशियल से पहले वर्क निकालोगे, वर्क से फिर फोर्स पे जाओगे और फोर्स मिल जाएगा तब जाके ही निकाल पाओगे, हाँ या ना? लेकिन मैंने यही दे दिया तो बड़े आराम से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? अब ये कैसे आएगा? यही फॉर्मूला, देखिए इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला निकालना आप सीख गए हो, ये भी निकाल लिए हो, ये भी निकाल लिए हो, है सब ई के ही फॉर्मूले। और इसी से शॉर्टकट में ये कैसे निकलेगा वो देखो, देखो ध्यान से। E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट, सबसे बेसिक फॉर्मूला आपका ये है। एफ के सामने यदि माइनस लगाओगे तो क्यों लगाओगे? डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए, तो माइनस को छोड़ो, सिर्फ वैल्यू की बात करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं dx और dx का मल्टीप्लिकेशन कर दो और डिवीजन कर दो। अब आप बोलोगे क्यों करना है? मैं बोलूंगा बेटा डिस्प्लेसमेंट और पोटेंशियल की फॉर्म में जाना है या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में भी जाना है तो देखो, E इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स, वर्क होता है कि नहीं होता? और ये dx पहले से ही है। अब देखो वर्क अपॉन चार्ज, पोटेंशियल होता है कि नहीं होता? देखो वही फॉर्मूला बन के आया है कि नहीं तुम्हारा? dv क्या है? पोटेंशियल ही तो है। फॉर्मूले सब एक दूसरे से ही डिराइव हो रहे हैं, बस आपको पहचानना पड़ेगा। अगर हमको पोटेंशियल दिया हुआ है तब कौन सा फॉर्मूला लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, या इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो पोटेंशियल कैसे निकालना है पहले। इसीलिए तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि गिवन लिखिए, गिवन लिखने के बाद दिमाग को दौड़ाओ, रटो मत। लेकिन न्यूमेरिकल सिर्फ इसीलिए ही कराए जा रहे हैं ताकि तुम कम से कम ये तो सोचो कि इसमें हम करें क्या, क्या करना है, क्या गिवन है। अभी देखो इसमें आपको चार्ज दे दिया गया है और फोर्स दे दिया गया है और कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला गया है? पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिमाग चलेगा क्या? इतनी डिस्टेंस पर बात हो रही है तो ये क्या है? ये dx है। क्या है? गिवन लिख लो पहले। गिवन है आपको q, कितना गिवन है? 2 नैनो कूलम, और इसको कूलम में कन्वर्ट करोगे तो 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक, अब आपको दिया हुआ है फोर्स F इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। फिर आपको क्या गिवन है? आपको dx सेपरेशन गिवन है 2 सेंटीमीटर। बताओ अब क्या करना है? एक चार्ज रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है मान के चलो E, इसमें एक कोई चार्ज रखा हुआ है 2 नैनो कूलम, ठीक है, और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और आपको बताना है कि इसी फील्ड में 2 पॉइंट हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स सेम रहेगा। अब इसी फील्ड में कोई 2 पॉइंट ले लिए हैं जिनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। समझ रहे हो? अगर यहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कोई चार्ज दिया होता तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते? डिस्टेंस वाला, v अपॉन v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q अपॉन r वाला। यहाँ तो कोई चार्ज दिया नहीं है ना, आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। क्या दिया है?
चार्ज की कोई वैल्यू नहीं दी, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है क्या? देखो अभी भी हाँ में सर हिला रहे हो, कहाँ दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ? कोई वैल्यू दी हुई है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की? तो फाइंड आउट तो करनी पड़ेगी ना। हाँ फाइंड करेंगे, दी नहीं है, ये बात सही है। तो देखो, पर तो फिर हमको दिया क्या है? हमको ये दिया है चार्ज, ये दिया है फोर्स, और ये दिया है डिस्प्लेसमेंट। इतनी क्वांटिटी से हमको कहाँ पहुंचना है? हमको पहुंचना है भी कैलकुलेट करने पर, डीवी। सबसे शॉर्टेस्ट मेथड कौन सा होगा? सुनो, अगर हमको चार्ज दिया है और हमको फोर्स दिया है, तो इससे ई निकल आएगा क्या? और ई निकलेगा तो देखिए dx हमको गिवन है, ई हमको मिल गया। देखो इस फॉर्मूले में आपको 3 क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, और 3 क्वांटिटी कौन सी हैं? एक पोटेंशियल, एक डिस्प्लेसमेंट, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये कैलकुलेट करनी है, ये दी हुई है, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो यहां से देखिए, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया करो क्वेश्चन को समझ के। वी नो दैट, क्या जानते हो? E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट, या क्यू, यहाँ क्यू लिया है तो क्यू लिख लो। तो E इज इक्वल्स टू एफ कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन चार्ज कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻9। 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, 10⁻⁻9 न्यूमरेटर में जाएगा तो 10⁻+9 हो जाएगा। तो देखो E इज इक्वल्स टू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻+9, जिसको हम बोल सकते हैं 10⁴ बोल सकते हैं कि नहीं? ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या तो न्यूटन पर कूलॉम लिख दो या वोल्ट पर मीटर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ई आ गया। अब इस फॉर्मूले से देखो, अब आपको क्या क्या चीजें मिल गई। dx आपके पास ऑलरेडी है, ई आपको मिल गया, तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो E इज इक्वल्स टू dv अपॉन dx। तो E इज इक्वल्स टू dv हमको कैलकुलेट करना है। अब इसको हटा ही देते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए E की वैल्यू है 10⁴, ठीक है। इज इक्वल्स टू dv हमको कैलकुलेट करना है, और dx है हमारा, देखना 2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो ये देखिएगा 2 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। अब देखिए इधर इसको ट्रांसफर कर देंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻+4 इज इक्वल्स टू dv। फिर क्या होगा? 2 इंटू 10⁻2 इज इक्वल्स टू dv, और ये हो जाएगा 200 वोल्ट। 200 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? ये आ गया आपका आंसर। नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए, तो अपना अगला टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए यहां से आपको नाम से ही डेफिनेशन मिल जानी है। इक्वी लिया गया है इक्वल के लिए, अब पोटेंशियल तो आपको पता ही है क्या है पोटेंशियल, और सरफेस तो पता ही रहता है जिसका कुछ ना कुछ एरिया होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी ऐसी सरफेस कैसी भी ले लो, चाहे फिर वो स्फेरिकल हो या रेक्टेंगुलर हो, समझ गए बात? तो कोई भी ऐसी सरफेस, स्फेरिकल हो, रेक्टेंगुलर हो, पेज होता है, सर्कुलर हो, क्यूबिकल हो, कोई भी ऐसी सरफेस मतलब जिसका सरफेस एरिया हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी ऐसी सरफेस जिस पर पोटेंशियल कैसा हो, उसको कौन सी सरफेस बोला जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी ऐसी सरफेस
जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा हो, इक्वल हो, सेम हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उस सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, बात करते हैं। देखिए ये मैंने एक चार्ज ले लिया है, अब यहां पर इसके लिए बहुत सी चीजें डेवलप होनी है, बहुत सी में भी दो ही आती हैं। देखिए अगर इसके लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूं तो ये होगा बाहर की तरफ। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ आउटवर्ड होती थी। क्लियर है? तो ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं इसमें एक ऐसी सरफेस रखना चाहता हूं जिस पर पोटेंशियल सेम हो। क्या हो? तो पोटेंशियल का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो ताकि आपको चीजें समझ में आने लगे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। लो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये है वो फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और ये हमारा पॉइंट चार्ज ही तो रखा हुआ है, ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज से अगर हम R डिस्टेंस पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहें तो क्या फॉर्मूला है। अब इस पॉइंट चार्ज के लिए आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने की कोशिश करो, लगाओ अपनी बुद्धि। समझ रहे हो ना कैसे? देखो चार्ज तो चेंज नहीं होना, अब पोटेंशियल किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ R पर, मतलब डिस्टेंस पर। तो आप सोचिए अगर मैं कोई एक डिस्टेंस का स्फीयर यहां ड्रॉ कर दूं, उस चार्ज के आसपास उस चार्ज को मैं स्फीयर में बंद कर दूं, और उसकी रेडियस कितनी है, R, कुछ भी ले लो, R तो मैंने ले लिया है वेरिएबल की फॉर्म में, आप 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ले लो। क्लियर है? तो ये चार्ज उसके सेंटर पे रखा हुआ है उस स्फीयर के। सोचो अब R भी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो वो स्फीयर इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के नहीं, किसी भी पॉइंट पर पहुंच जाइए, चाहे यहां आ जाइए, चाहे यहां आ जाइए, चाहे यहां आ जाइए, R सेम है, Q सेम है, तो पोटेंशियल सेम है। आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात है। ऐसे ही थोड़ा सा और बड़ा रेडियस लेके मैं दूसरा स्फीयर ड्रॉ कर देता हूं, तो ये एक दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई। अगर इसको मैं 3 मीटर मान लूं इस R को, और ये जो बाहर वाली है आउटसाइड वाली उसको मैं 4 मीटर मान लूं, तो ये 3 मीटर के हिसाब से इसका पोटेंशियल सेम होगा जो कैलकुलेशन से आएगा, और ये 4 मीटर के अकॉर्डिंग आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर यहां और ड्रॉ कर दोगे तो वो भी इक्विपोटेंशियल ही होगा, और बाहर की साइड अगर एक और ड्रॉ कर दोगे तो वो इक्विपोटेंशियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला जाएगा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? इक्विपोटेंशियल सरफेस की परिभाषा देख लो। The surface in electric field at which electric potential is same everywhere is called equipotential surface। कोई भी ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर, हर एक जगह पोटेंशियल कैसा हो, उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। इसकी भी प्रॉपर्टी होती है ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होती थी, उसकी अलग है, इसकी अलग है। आपको कम से कम 3 तो याद करके रखनी है। हाँ, देखते जाइए, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या है, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस
एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? सोचिए, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसकी रेडियस कम है, इसकी रेडियस ज्यादा है, और अगर ये स्पेयर हैं तो सोचो, देखो एक चार्ज रखा हुआ है, एक स्पेयर बना हुआ है, इसी चार्ज को सेंटर मान के दूसरा स्पेयर बनाया है, वो पहले वाले से ज्यादा रेडियस का है, तो क्या कभी टकराएगा कहीं भी? आ गई बात समझ में? तो इसीलिए कभी भी क्या इंटरसेक्ट नहीं करती। अब देखो दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। देखिए इस चार्ज के लिए ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब सोचो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब स्फीयर है। शेप कैसा है? स्फीयर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, इस चार्ज के ड्यू टू इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस स्फीयर के लिए? और रेडियस हमेशा स्फीयर पर क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो यही से कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है या नॉर्मल होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? 0। सोचो, अगर ये 3 मीटर है तो मैं इसी की बात कर लेता हूं, इसके इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा देखना जरा। V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 3 होगा, और यहां भी कैलकुलेट करूं मैं तो वो भी इतना ही आएगा, और मैं डिफरेंस पूछूंगा तो माइनस करूंगा, तो ये माइनस ये, यही V माइनस भी क्या हो जाएगा? तो एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी पॉइंट का डिफरेंस यदि आप फाइंड आउट करना चाहोगे तो 0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0। और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क भी कितना होगा? 0। यही से दूसरी प्रॉपर्टी भी बन रही है, अगर हम किसी चार्ज को सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आएंगे तो वर्क डन होगा 0। क्या होगा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0। ठीक है, तो देखिए यही वो चीज लिखी हुई है, देखो ध्यान से लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? नो वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए ध्यान से लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अब यदि सुनो ध्यान से, अब आप चार्ज को मूव करा रहे हो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। ये 3 था मैंने लिया था और ये 4 था। अब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आ रही हो तो वर्क करना पड़ेगा, और वर्क कितना करना पड़ेगा ये किस पर डिपेंड करेगा? इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस पर। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो वर्क होगा। तो इन दोनों सरफेसेस के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर डिपेंड करेगा आपका वर्क, अगर आप किसी भी चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लाते हैं तो। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द पोटेंशियल रिमेन्स सेम एट ईच पॉइंट। ये तो हो चुका है, दूसरी भाषा में लिखा हुआ है तो इसका कोई मतलब नहीं है, वही तो है जो बताया गया था कि अगर एक ही सरफेस पर आप चल रहे हो तो पोटेंशियल सेम रहेगा। इक्विपोटेंशियल की डेफिनेशन ही तो है ये, नहीं गलत नहीं है, इसको याद मत करना,
क्योंकि वो तो ये हो गया ना, है तो प्रॉपर्टी ही, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको मैंने क्रॉस इसलिए लगाया है क्योंकि मैं समझा चुका हूं। हाँ या ना बोल दो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, किसी भी कंडक्टिंग मेटल, कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर की सरफेस हमेशा क्या रहती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। हाँ, आप जो वायर यूज करते हैं ना, उस वायर की सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करती है। दो चीजें कंडक्टर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। एक तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, दूसरा ये कंडक्टर की सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अभी कुछ चीजें और पढ़ोगे कंडक्टर के बारे में, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पढ़ोगे, आगे टॉपिक आएगा उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, फॉर ए पॉइंट चार्ज, अभी अभी आपको बताया है ये पॉइंट चार्ज है, और इस पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बन रही थी? स्फीयर। और एक ये स्फीयर, एक ये स्फीयर, और भी बढ़ा दो स्फीयर, कोई दिक्कत नहीं है, पर सबका सेंटर कहां है? वो चार्ज। ऐसे स्फीयर्स ले लो, बहुत नंबर ऑफ स्फीयर्स की बात कर रहे हैं, जिनका सेंटर जो है एक ही हो, तो उनको कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? तो पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है वो कैसी बनती है? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज के लिए है। कंडक्टर के लिए कैसा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? भाई उसकी सरफेस तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तो है ही, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा बाहर, आउटसाइड द सरफेस, उसके बारे में बात करेंगे जब हम कंडक्टर का बिहेवियर पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में। तब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल इससे आगे की बात करेंगे।